नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे शोधार्थियों, साहित्यकारों, रचनाकारों को मंच प्रदान कर जनजातीय साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा आयोजन हो रहा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित कुल 10 राज्यों के जनजाति विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञ शोध प्रस्तुत करेंगे। समारोह के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विलुप्त हो रही संस्कृति, भाषा और लोक नृत्य को बचाना सरकार का उद्देश्य है। वैसे आज मुद्दा ये नहीं है, बल्कि वो फंड है जो केंद्र सरकार और अपनी योजनाओं के लिए राज्यों को देता है। और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार केंद्र पर यह आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है। सूबे की पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा। वहीं जीएसटी का पैसा भी मोदी सरकार नहीं दे रही। इसके अलावा कोयले का 4100 करोड़ रुपए भी अभी तक नहीं मिला है। जबकि रायपुर से बीजेपी के सांसद सुनील सोनी ने केंद्र की ओर से प्रदेश को मिलने वाले फंड के आंकड़े जारी करते हुए सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेसियों के सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है। इधर बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी आंकड़े जारी किए हैं। अब ऐसे सवाल ये हैं कि आखिर किसके आंकड़े सही है और कौन जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे फंड का फंडा में। तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है। इसकी शुरुआत सीएम भूपेश बघेल के उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने बीजेपी सांसदों को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य का हजारों करोड़ रुपए केंद्र के पास लंबित है, लेकिन बीजेपी सांसद मुंह नहीं खोलते। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक अगर ये पैसा छत्तीसगढ़ को मिलता तो राज्य के हित में होता। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाली राशि पहले की तुलना में अब 10% ज्यादा है। खैर, कौन कितना सही बोल रहा है और कौन झूठ, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। 13,000 करोड़ हमारा सेंट्रल एक्साइज का पता है। जीएसटी अभी जून में खत्म हो जाएगा, जो कंपनसेशन मिलता था 5,000 करोड़ का वही काम हो जाएगा। इस प्रकार से 4,000 करोड़ से अधिक राशि तो कोयले में रॉयल्टी में जो पेनल्टी लगा था उसका पैसा है। ये राज्य को वो मिलता तो निश्चित रूप से राज्य के विकास में एक बड़ा हिस्सा होता, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसे सांसद भी उनके हैं, तो ठीक रहता है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं को लेकर मिलने वाले फंड पर शुरू हुआ सियासी घमासान अब और तेज हो चला है। एक और सत्ता पक्ष का आरोप है कि केंद्र से सूबे को जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र से छत्तीसगढ़ को न सिर्फ पर्याप्त बल्कि ज्यादा ही फंड मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य सरकार से केंद्र कोई भेदभाव नहीं करता। यूपीए के शासन में छत्तीसगढ़ को करों की हिस्सेदारी के रूप में केवल 32% राशि मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार में राज्य को केंद्रीय करों का 42% मिल रहा है। पीएम मोदी ने राज्यों का हिस्सा सीधे 10% बढ़ाया है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा है 2019-20 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को लगभग 34,000 करोड़ रुपए दिए, जो राज्य की कुल आय का 53% है। छत्तीसगढ़ को 3.5 साल में 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है, यानी हर साल करीब 21,000 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़ को मिले हैं। सुनील सोनी के मुताबिक राज्य सरकार हमेशा ये कहती है कि एक्साइज ड्यूटी का 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिया। अब राज्य सरकार ये बताए कि केंद्र ने कब पैसा नहीं दिया। इधर सत्ता पक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनील सोनी के आरोपों पर पलटवार करते हुए आंकड़े जारी किए हैं। कांग्रेस का दावा है कि राज्य सरकार की केंद्र पर 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेनदारी है। इसमें राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा 14,000 करोड़ रुपए लेना है। कोयले की रॉयल्टी और अतिरिक्त लेवी का 4,140 करोड़ रुपए है। सेंट्रल एक्साइज के 13,000 करोड़ लेने हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास की 1,500 करोड़ रुपए की 2 किस्तें बकाया हैं।
इसके अलावा खाद्य सब्सिडी का 3,631 करोड़ रुपए, मनरेगा का भुगतान 9,000 करोड़ और मनरेगा तकनीकी सहायता का 350 करोड़ रुपए भी लंबित है। वहीं सीआरपीएफ बटालियन खर्च के नाम पर राज्य का 11,000 करोड़ रुपए काट दिया गया है। इस तरह कुल 55,121 करोड़ रुपए की लेनदारी है। इतना ही नहीं, इस साल से जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलना भी बंद हो जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त हानि होगी। इन तमाम आंकड़ों को लेकर बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कहना है कि राज्य सरकार झूठे तथ्य परोस रही है। विपक्ष के इस वार पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया है। भूपेश बघेल जी फर्जी आंकड़े छत्तीसगढ़ के सामने प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ में भेदभाव कर रही है और 3 गुना 4 गुना पैसा देने के बाद अगर ये भूपेश बघेल जी उनकी सरकार केंद्र पे आरोप लगाती है, मोदी जी पे आरोप लगाती है, शर्म आना चाहिए। तो कुल 55,121 करोड़ रुपए की लेनदारी केंद्र सरकार के ऊपर में छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के हितों का विषय है जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उठा रहे हैं। इसको समर्थन देने के बजाय यह दुर्भाग्यजनक है कि सांसद दलीय चटुकारिता में इसका विरोध कर रहे हैं। फंड पर सियासी घमासान तब मचा है जब छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी चल रहा है। दरअसल मोदी के मंत्री इन दिनों सूबे के आकांक्षी जिलों यानी जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं। संध्या समेत कुछ मंत्रियों का अब तक आगमन हो चुका है, जबकि कुछ और केंद्रीय मंत्री 30 अप्रैल तक आते रहेंगे। हालांकि कांग्रेस केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने वाली कवायद बता रही है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि आकांक्षी जिलों के नाम पर प्रदेश को एक भी ढेला नहीं मिला है, जबकि बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को सिर्फ और सिर्फ योजनाओं की समीक्षा करना बता रही है। खैर, इस सियासी वार पलटवार के बीच जनता का किस तरह से और कितना भला होता है, ये देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो फंड का फंडा छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस वक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अमित चिमनानी साहब हैं। चिमनानी साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर रविन्द्र ब्रह्मे जी। ब्रह्मे जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं विशेष टिप्पणी के लिए। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक योगीराज योगेश जी। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चिमनानी साहब, जो कांग्रेस यानी वर्मा जी या भूपेश जी ने जो कहा है कि 55,000 करोड़ रुपए बकाया है छत्तीसगढ़ का केंद्र सरकार पे, क्या ये गलत है? त्रिपाठी जी, आपको और पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये जो आंकड़ा है पूरी तरीके से गलत है और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यह फर्जी आंकड़ा है। अब केवल ये कह देने से तो नहीं होगा, इसके तथ्य क्या है जी। अब कुछ दिन पहले तक यह आंकड़ा 15,000, 20,000, 25,000 करोड़ था, लेकिन जब कल भारतीय जनता पार्टी ने तथ्य प्रस्तुत किए माननीय त्रिपाठी जी, तो ये एकाएक 20,000 करोड़ से बढ़ गया और 55,000 करोड़ हो गया। अब ये कल परसों बैठ जाएंगे, इसको 70,000 करोड़ कह देंगे तो मुझे नहीं मालूम है। मैं बारी बारी हर एक चीज को क्लैरिफाई करता हूं जो कांग्रेस के आरोप है, और आपकी डिबेट में बारी बारी ही बात होती है और तथ्यों पर बात होती है, तो मुझे उम्मीद है कि हम जो विपक्ष की तरफ से सवाल पूछेंगे उसके भी जवाब हमको मिलेगा। एक सवाल हमारा है अमित जी। जीएसटी की क्षति अमित जी, थोड़ा सा मेरा सवाल, आपने जो कहा पूर्णतः गलत है। मेरे पास भी आंकड़े, हालांकि सुरेंद्र वर्मा जी उसको प्रस्तुत करेंगे। अगर आप अनुमति दे तो मैं दो तीन लाइन पढ़ देता हूं, आप बता दीजिए गलत है। सर पढ़िए सर जी। जीएसटी क्षतिपूर्ति का 14,000 करोड़, कोयले की रॉयल्टी अतिरिक्त लेवी का 4,140 करोड़, सेंट्रल एक्साइज का 13,000 करोड़, प्रधानमंत्री शहरी आवास का 1,500 करोड़ की 2 किस्तें बकाया हैं, खाद सब्सिडी का 3,631 करोड़, मनरेगा भुगतान का 9,000 करोड़, मनरेगा तकनीकी सहायता का 350 करोड़, सीआरपीएफ बटालियन खर्च के नाम पर छठ का 11,000 करोड़ रुपए काट दिया गया। कुल 55,121 करोड़ रुपए लेनदारी और जीएसटी का इसमें 5,000 करोड़ अलग। ये सारे गलत हैं। हाँ, गलत हैं। और कैसे गलत हैं इसको प्रमाणित कर रहा हूं आज आपके चैनल पर। सबसे पहला आंकड़ा 14,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का। जी।
हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया था अभी जो पिछला विधानसभा का सत्र हुआ कि जीएसटी का 19-20 से जब से इनकी सरकार है कितना पैसा आना था और कितना पैसा आया और कितना अप्राप्त है, ये मैं लेकर के आया हूँ और आपके सामने पहले एक कॉपी मैं माननीय सुरेंद्र जी को दे रहा हूँ। सुरेंद्र जी भी देखेंगे प्लीज उसको, और एक कॉपी एक्स्ट्रा लेकर के आया हूँ। उसमें क्षतिपूर्ति का एक कॉलम है सर 23 नंबर का, सुरेंद्र जी प्लीज देखिएगा एक बार। उसमें लिखा हुआ है ऊपर राशि जो प्राप्त होनी थी 3081 करोड़ और राशि जो प्राप्त हुई 3081 करोड़, बैलेंस जीरो। अब आप 20-21 का आंकड़ा, सुरेंद्र जी के पास पेपर है, राशि जो प्राप्त होनी थी 3212 करोड़, राशि जो प्राप्त हुई 3212 करोड़, ये सर 20-21 का। ये सर विधानसभा का 8 मार्च 2022 का सर मैं लेकर के आया हूं आंकड़ा। यह प्रश्न संख्या 30 है जिसके जवाब में विधानसभा में अभी हमको ये जानकारी मिली है। एक पेपर सुरेंद्र जी को दिया है मैंने सर, 14,000 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति का ये कह रहे हैं और यहां पर दिखा रहा है विधानसभा में जीरो। ठीक है सर, तो पहला ये आंकड़ा गलत है। कांग्रेस को इतना झूठ बोलने की क्यों आवश्यकता पड़ गई है, ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। बाकी ये विवेचना का विषय आप लोग ज्यादा जानते हैं। अब दूसरा सर मैं आपको दे रहा हूं आंकड़ा, 13,000 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी का ये कह रहे हैं। मेरा विनम्र प्रश्न है हमारे साथी सुरेंद्र जी से कि ये 13,000 करोड़ रुपया कौन से प्रोडक्ट पर एक्साइज है, उसका कैलकुलेशन क्या है, किस हिसाब से ये 13,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। हमने एक चिट्ठी पढ़ी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखी थी, उसमें उन्होंने क्या कैलकुलेशन दिया, माननीय त्रिपाठी जी यहाँ पर बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, अर्थशास्त्री और वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कैलकुलेशन दिया कि केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों में बजट अनुमान जो लगाया था उस बजट अनुमान के हिसाब से मुझे इतना मिलना चाहिए था और बजट अनुमान के मतलब जब एक्चुअल वो बजट आया और बाद में टैक्स के कलेक्शन हुए उसके बाद मुझे इतना प्राप्त हुआ। तो कोई भी मुझे ये बता दे कि क्या राज्यों की देनदारी या लेनदारी बजट अनुमानों के आधार पर होती है क्या? ये 13,000 का पूरा आंकड़ा, इसमें 0 रुपए की भी देनदारी केंद्र सरकार की नहीं है। तो 14,000 करोड़ एक मैंने बता दिया, 13,000 करोड़ रुपया मैंने आपको दूसरा बता दिया और 11,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा इन लोगों ने नया जोड़ा है क्योंकि पुराना ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। सीआरपीएफ का काटा है इन्होंने, ऐसा कहा है इन्हें। सीआरपीएफ की चिंता केंद्र सरकार करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बाकी चीजें उन्हें प्रदान कराती है, वो कराती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, वो लंबित राशि नहीं है। उन्होंने कहा 5,000 करोड़, चूंकि जीएसटी का कंपनसेशन 2022 में बंद हो रहा है इसीलिए राज्य को नुकसान होगा। मैं इस आंकड़े से सहमत हूं कि हो सकता है राज्य को नुकसान हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव ये नहीं है क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने जो क्षतिपूर्ति बंद की है वो बीजेपी शासित राज्यों की भी त्रिपाठी जी बंद करी है। उत्तराखंड हो, बिहार हो, वहां पे भी कहीं पे थोड़े लॉसेस की बात है। 5 साल का जीएसटी काउंसिल ने समय ही इसीलिए दिया था कि राज्य थोड़ा अपना समीकरण ठीक कर ले और 14% बढ़ा करके क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार ने दी है, जिसका विधानसभा का मैंने आंकड़ा आपको बता दिया है। तो ये 5,000 करोड़ का जो क्लेम है वो नुकसान होगा, तो ये छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं है। अभी मैंने इतने आंकड़े रखे हैं, आप और आगे पूछेंगे तो मैं जी बिल्कुल। मेरा एक विनम्र प्रश्न है, आपकी अनुमति हो तो मैं पूछूं इनसे, सुरेश जी से। ये बीजेपी के सांसदों पर इन्होंने बड़ा भेदभाव का आरोप लगाया और कह रहे थे कि दलीय चाटुकारिता करते हैं। बड़े मतलब खराब शब्दों का इस्तेमाल होता है क्योंकि सांसद तो जनता के हैं तो कांग्रेस के भी हैं, भाई मुख्यमंत्री भूपेश जी हमारे भी हैं। शब्दों का चयन ऐसा करते हैं कि कुछ गलत काम कर रहे हैं। अगर लंबित राशि का इतना बड़ा डिस्प्यूट है माननीय त्रिपाठी जी, तो कांग्रेस के भी तो सांसद हैं, लोकसभा में भी हैं, राज्यसभा में भी हैं। कांग्रेस के सांसदों ने इस विषय को लोकसभा और राज्यसभा में कितनी बार उठाया है? आज माननीय सुरेंद्र जी स्पष्ट रूप से इसका जवाब दे दें, और हमें मालूम है नहीं उठाया है क्योंकि सर झूठ की चर्चा मीडिया में हो सकती है, लोकसभा और राज्यसभा में नहीं हो सकती। बिल्कुल वर्मा जी, मुझे लगता है कि कुछ सवाल पूछने को मेरे पास है नहीं। चिमनानी साहब ने क्रमशः बता दिया है। सवाल चूंकि मैं यहां हूं तो इसलिए सवाल तो एक पूछूंगा ही, ये मेरा धर्म भी है, कर्म भी है। क्या जैसा कि सांसद जी ने प्रस्तुत किया है, क्या यूपीए सरकार में 32% अंश होता था, अब मोदी सरकार में 42% हो गया है क्या? त्रिपाठी जी देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो स्थापित भ्रम है वो क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 32% जो राशि राज्यों को आवंटित होती थी जो केंद्रीय कर संग्रहण में, वो 42% किया गया। उसके एवज में
40% तक केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश बढ़ाया गया है। मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना होती थी, जिसमें 100% राशि जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाती थी, उसमें राज्यांश बढ़ाकर 40%। इसके साथ साथ राष्ट्रीय बागवानी मिशन त्रिपाठी जी, उसमें 85 और 15 का रेशियो था, वो 60-40 का हो गया है। जो प्रधानमंत्री जो मनरेगा जो महत्वाकांक्षी योजना थी केंद्र की, उसमें 90-10 का रेशियो था, वो 75 और 25 कर दिया गया है। जो इंदिरा आवास के नाम से जो आवास बनाए जाते थे, उस समय 75-25 का रेशियो था, आज राज्यांश बढ़ाकर 60-40 कर दिया गया है। केवल यही नहीं, तमाम सामाजिक जिम्मेदारियों से मोदी सरकार त्रिपाठी जी लगातार भाग रही है। मनरेगा का जो बजट है, जो 20-21 में 1,11,170 करोड़ था त्रिपाठी जी, 21-22 में वो घटाकर 98,000 करोड़ कर दिया गया, मतलब सीधे 34% की कटौती। उसके बाद 22-23 में केवल जो है 73,000 करोड़ का बचा। फूड सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा पिछले बजट में 33% घटाया गया था, इस बार के केंद्रीय बजट में 25% घटा दिया गया। जो खाद सब्सिडी, हमने देखा कि अभी खरीफ और रबी दोनों सीजन में खाद की कमी हुई, और ये केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में यह स्थिति थी। उसका कारण त्रिपाठी जी, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जो पिछले बजट में 1,40,000 करोड़ था, उसको घटाकर 1,05,000 करोड़ कर दिया गया, तो सीधे 25% की हर साल कटौती। तो तमाम जो जनकल्याण की योजनाएं हैं, उसमें केंद्र सरकार अपना हिस्सा काट रही है, सब्सिडी काट रही है। एक तरफ तो रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, दावे कर रहे हैं पिछले 6 महीने से 1,40,000 करोड़ से अधिक का जीएसटी संग्रहण आ रहा है। ये पैसा जा कहां रहा है? आप राज्यों का राज्यांश रोकते हैं। विगत दिनों भी पता होगा त्रिपाठी जी, हमें यह कहा गया 8,074 करोड़ का जीएसटी का ऋण दिलवाया गया जबरदस्ती दबाव पूर्वक। उसके बाद केंद्रीय योजना ऋण सहायता के नाम पर 568 करोड़, तो 8,642 करोड़ का कर्जा तो केंद्र ने लादा है, जो हमारे अधिकार का पैसा है। अभी चिमनानी जी कह रहे थे कि सारे जो राज्य के मांग है, जो व्यवस्था में वर्मा जी एक यहाँ पूरक प्रश्न है, एक छोटा सा केंद्र की भी है। वर्मा जी आप अपनी बात रखिएगा। एक पूरक प्रश्न है, जो आपने ये सारे आंकड़े गिनाए हैं कि कहां कहां कटौती कर दी गई है, क्या ये चिन्हित करके राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कुछ जगहों को चिन्हित करके घटाए हैं कि पूरे राज्यों के घटा दिए? त्रिपाठी जी, ये नीतिगत निर्णय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूंजीवाद से प्रेरित है। इसलिए ये जानबूझकर पूरे देश में जो जनकल्याण की योजनाएं हैं, जिससे जनता को सीधा लाभ होता है, उस फंड में पूरे देश में ये कटौती कर रहे हैं। दूसरी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह कटौती हुई। जनता पार्टी शासित पूरे देश में, क्योंकि इनका मूल एजेंडा त्रिपाठी जी पूंजीवाद है। ये जनकल्याण के मद में जो भी राशियां खर्च होती है, उसमें लगातार ये हर बजट में 25%, 30% जैसी बड़ी कटौती कर रहे हैं। जी, थोड़ा चिमनानी साहब ने जो विधानसभा वाला बात उठाई है, आपको विधानसभा वाली बात उठाई चिमनानी साहब ने, उसमें कितनी सत्यता है? त्रिपाठी जी, मैं स्पष्ट कर दूं, ये विधानसभा के निश्चित रूप से चिमनानी जी ने दिए हैं वर्षवार आंकड़े, 19-20 और 20-21 के ये आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त लगातार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 15 पत्र लिखे, हाल ही में मुलाकात भी की केंद्रीय मंत्रियों से, और समय समय पर जहां तक बात प्रदेश के हित की है, केटीएस तुलसी, छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम तीनों ने इस मामले को विगत दिनों जो राज्यसभा का सदन हुआ, जो देश का सर्वोच्च सदन है, उसमें भी ये आंकड़े रखे गए और ये सवाल पूछे गए कि राज्यों का जो बकाया पैसा है वो कब तक दिया जाएगा। मनरेगा जैसी जो श्रमिकों से संबंधित योजना है, जिनको तत्काल पैसे की आवश्यकता होती है, 9,000 करोड़ से अधिक की राशि रोकी गई है। तो इनको न जनता से सरोकार है, न गरीबों से, न श्रमिकों से। लगातार त्रिपाठी जी राज्य के आर्थिक हिस्से ये जब देने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि 21,000 करोड़ से अधिक की राशि हर साल दे रहे हैं। अरे ये तो बताओ कि ये अपने पार्टी फंड से तो नहीं दे रहे। छत्तीसगढ़ में देश के कुल राजस्व संग्रहण का कितना हिस्सा है? छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, यहाँ तमाम तरह के माइंस हैं, कोयला, लोहा, बॉक्साइट से लेकर तमाम जो है ये केंद्र सूची का विषय है। ये माइनिंग करके 2015 के बाद से व्यवस्था में इतनी तेजी से परिवर्तन किया गया त्रिपाठी जी, ओपन मार्केट व्यवसायियों के लिए, बड़े उद्योगपतियों के लिए यहाँ के माइंस नो गो एरिया में खोले गए। उस मुनाफाखोरी के चलते छत्तीसगढ़ से आपने कितना राजस्व प्राप्त किया, ये आप नहीं बताएंगे? छत्तीसगढ़ को देखिए, संघीय सहकारी संघवाद है,
राज्यों का संघ है देश। शिवनानी साहब, आऊंगा राज्यों के आपके आर्थिक हित के खिलाफ आप लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। जी। अब पेट्रोल डीजल से आपने 26,000 करोड़ 26 लाख करोड़ से अधिक वसूला है। 10 गुना मुनाफाखोरी हो रही है। 3 रुपया 54 पैसा से बढ़ाकर आप 31 रुपया 80 पैसा जनता के जेब से काट के 26 लाख करोड़ रुपए एकत्रित करते हैं, और एक तरफ राज्यों को आपको हिस्सेदारी न देना पड़े, इसलिए आप चालाकी पूर्वक जो सेस लगाकर सेंट्रल एक्साइज कम करते हैं। तो ये लगातार राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ मोदी सरकार निर्णय ले रही है। अभी जो दौरे हो रहे हैं त्रिपाठी जी केंद्रीय मंत्रियों के, जितने मंत्री उसके आ रहे हैं इसके वो बाद आ अपने जाएंगे। की बात नहीं करेंगे, इसके बाद आ जाएंगे। आकांक्षी जिले जो घोषित है कुपोषण की बात उसके, करते हैं यहाँ पर जो जी इसके बाद आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं, उस पे इसके बाद आ तो इनका जाएंगे। यही चरित्र है, जो जिससे संबंधित है वो उसकी बात नहीं करेगा त्रिपाठी जी। और जहां तक झूठ बोलने की बात है, तो दुनिया में कौन सा नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, ये सर्वविदित है, ये कहने की बात नहीं है। चलिए वर्मा जी, हम इसके बाद आ जाएंगे। आकांक्षी जो जिले घोषित किए गए हैं उसकी बात आप कर रहे हैं। शर्मा जी हमारे साथ हैं। ब्राह्मण साहब, हम आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा शर्मा जी से टिप्पणी लें। शर्मा जी, ये जो आंकड़े एक दूसरे के बताए जा रहे हैं, ये थोड़ा भ्रमित करने वाले हैं। कौन सही है कौन गलत है ये तो हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर भूपेश सरकार अगर कह रही है कि 55,000 करोड़ बकाया है, शिवनानी साहब कह रहे हैं कि 32% मिलता था उसको 42% कर दिया गया, अलग अलग योजनाओं में कटौती की गई है, वो अलग मुद्दा हो सकता है, केंद्र की नीतिगत निर्णय केंद्र का हो सकता है, सारे राज्यों में हुए हैं। इससे कितना नुकसान छत्तीसगढ़ प्रदेश का हो रहा है? देखिए, नुकसान तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का ही होगा। इन आंकड़ों में किसका सही है किसका गलत है ये कहना और इसको मीमांसा करना हमारे बस का बात नहीं है। हम कहीं से ये नहीं पता लगा, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम तो इस प्रदेश में अगर रहते हैं तो हम यहाँ के सीएम जो कह रहे हैं, जो सर्वोच्च पद है, वो अगर कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, ऐसा लगेगा। ऐसा एक आम व्यक्ति हूं अगर मैं, तो इस रूप में ही देखूंगा कि मेरा सीएम कह रहा है तो सच बोल रहा होगा। निश्चित रूप से केंद्र जो है वो पैसे नहीं दे रही होगी। आम आदमी जो है इसी तरह सोचेगा, क्योंकि सीएम पर विश्वास करेगा वो। दूसरी चीज ये, सांसद बोल रहे हैं दूसरी तरफ, तो मैं ऐसा मानता हूँ इसका हल ये था पंडित जी कि इसका अगर जो पत्र इन्होंने लिखे थे, भूपेश बघेल ने जितने भी पत्र इस विषय पे लिखे हैं केंद्रीय मंत्रियों को या प्रधानमंत्री को, यदि उसका लिखित में जवाब आ जाता कि हमने इतना रुपया दिया, इतना रुपया तब दिया, इतना रुपया अब दिया, और उसको सार्वजनिक कर दिया जाता, तो उसको हम विश्वास करते। लेकिन उधर से जवाब एक भी नहीं आया है, इसी पत्र का जवाब नहीं है, और यहाँ बयान जरूर हो रहे हैं। तो हम इसको आम आदमी के रूप में जो है इसको राजनीतिक बयान ही मानेंगे। भाई वो जो आरोप लगे हैं उसका बयान दे करके इसका आरोप को खंडन करना है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो किसी के सामने नहीं आ रही है। तो इसी स्थिति में जो है आम जनता जो यहाँ की है, आम लोग जो है वो अपने सीएम पर भरोसा कर रहे हैं कि भाई सीएम बोल रहा है नहीं मिल रहे पैसे तभी विकास नहीं हो रहा है, तो यही सही होगा। और जो विचारधारा की बात जहां तक है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग होंगे, समर्थक होंगे, वो उनकी बात को सही मानेंगे। जो कांग्रेसी विचारधारा के वो इनकी बात को सही मानेंगे। अब यहाँ पर बहुत कठिन है ये समीक्षा करना कि सत्य कौन बोल रहा है। तो ये जो है लिखित में अगर वहां से पत्रों का जवाब आता, तो इनके जवाब में ये आता कि भाई हमने इस पैसे इतने का, इसका पैसा इतना दिया, इस तारीख को दिया आपको, इस तारीख को दिया, इस तारीख, वो फिर ऑथेंटिक होता अगर पत्र के माध्यम से आता, तो मैं ऐसा मानता हूँ पार्टी जी। आंकड़े का जाल जो है, आंकड़ों का जाल जो है, वो अपने अपने तरीके से आंकड़े जो है ये दे रहे हैं। इन आंकड़ों की सच्चाई हम नहीं जान सकते, आप नहीं जान सकते, और सामान्य व्यक्ति भी नहीं जान सकता। इसलिए जो है विश्वास वाला मसला हो गया ये। अब किस पर विश्वास करें किस पर ना करें, सांसद पर करें या ना करें, और जहां तक सवाल बात उठाने का है, तो निश्चित रूप से ये बात सच है कि जो कांग्रेस के सांसद उन्होंने इक्का दुक्का टाइम उठाया है, बहुत ज्यादा उन्होंने भी नहीं उठाया, और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने तो इस बात को उठाया ही नहीं, जबकि हमारे राज्य के हित का मामला है। ये हित के मामले के लिए तो चाहे आप कुछ भी हो, कहीं भी हो, हमारे राज्य का हित है, अगर राष्ट्र का हित है, तो आपको तो एक ही सोच रखनी चाहिए ना विकास के नाम पर। अलग अलग सोच नहीं होना चाहिए, मेरा जहां तक ख्याल है, क्योंकि मिलजुल कर ही तो राष्ट्र को, राज्य को आगे बढ़ाना है। तो इस दृष्टिकोण से सोचा जाना चाहिए। अगर आंकड़े जो भी सही है उसको स्पष्ट करना चाहिए, और स्पष्ट होगा सिर्फ एक ही तरीके से कि केंद्र को जो भी चिट्ठी प्रदेश से गई है उसका लिखित में जवाब आ जाए और उसको सार्वजनिक कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है जहां तक है स्पष्ट हो जाएगा। जी शिवनानी साहब, याद रखिए, मैं थोड़ा ब्राह्मण जी से सवाल कर लूं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दो महत्वपूर्ण सवाल हैं शिवनानी साहब आपके पास। एक तो ये कि
राज्य की जनता ने 11 में से 9 सीटें आपको दी है। कांग्रेस के सांसदों ने मानते हैं कि नहीं उठाया, राज्यसभा सांसदों ने उठाया था, मुझे ध्यान है, लेकिन छत्तीसगढ़ के तो सांसद हैं, जनता ने आपको 9 सीटें दी हैं, तो उनको उठाना चाहिए। दूसरा, भूपेश सरकार या भूपेश जी की तरफ से जो पत्र या कांग्रेस के मंत्रियों की तरफ से जो पत्र लिखे गए हैं, जिस भी विभाग का हो, उस विभाग का मंत्री अगर लिखित में उत्तर दे देता तो शायद ये आंकड़ों की बाजीगरी पे हम लोग बहस नहीं कर रहे होते। निश्चित तौर पे दूध का दूध पानी का पानी होता। ये शर्मा जी ने उठाया, मैं आपके पास आऊंगा। ब्राह्मण साहब, जो भी है आंकड़ा जैसा भी है, 55,000 करोड़ बकाया या 42% देने लगे, 32% के, आप बेहतर इसको जानते हैं। इन स्थितियों में मैंने शर्मा जी से भी सवाल किया था कि छत्तीसगढ़ का कितना नुकसान होना है इन स्थितियों में। आपसे ये सवाल है कि इन स्थितियों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसान हितैषी योजनाएं चला रही, समर्थन राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो भी बोनस राशि दे रही है, जो अभी 2800 तक की बात कही, बहुत अलग अलग बातें हैं। इसमें कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा। अगर जनता को, किसानों को खुश रखना है तो कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि आवक कम है, जावक ज्यादा है। इन स्थितियों में आर्थिक रूप से जो राज्य का ढांचा है उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं दोनों बातों से चर्चा करूंगा जी। तो राज्य केंद्र से तो हमने चर्चा की, दोनों पक्षों के द्वारा की गई है और बहुत ही बातें दोनों है पक्षों से रखी गई है। तो मैं कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरी तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो केंद्र से जो राज्य को जो पहले उस पर करूंगा, फिर दूसरी आपकी बात पे आऊंगा जो आपने प्रश्न रखा है कि सबसे बड़ा प्रश्न तो आज का आपका फंड का फंडा ही है, तो उसको मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। तो एक ये है कि जो केंद्र से राज्य पैसा आता है, वो एक तो आता है जो केंद्र से करों के रूप में, हिस्से के रूप में, और एक सहायक अनुदान के रूप में जी, दोनों माध्यम से राज्य को पैसा केंद्र से मिलता जी। अब सवाल ये है कि पिछले, यदि मैं देख रहा था ये आपने जब फोन आया कि चर्चा करती है 10 सालों का नतीजा दिखता था, ट्रेंड थोड़ा सा आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी, तकनीकी कारणों से लगता है थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रही है। अच्छा, आप माइक सामने कर देंगे तो स्पष्ट आएगी। अच्छा, तो ये अभी आप आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो है, ये मैं देख रहा था जब आज फोन आया कि भाई आखिर कितना पैसा आता है, क्या ट्रेंड रहा 10 साल का नतीजा, तो और उसको ऐसे हम फिगर में 10,000 या 5,000 करोड़ ऐसे बात करेंगे तो वो बात कुछ जमती इसलिए नहीं कि वो तुलनात्मक बात करनी पड़ेगी कि कितने % पहले आता था, अब कितना आ रहा है। तो इन दोनों का मैंने पिछले 10 साल के बजट देखे और जो केंद्र से जो आ रहा था, तो दो एक स्पेसिफिक ईयर रहे, खासकर 17-18 और 18-19 जी, जहां पर कि केंद्र से पैसा बहुत आया। और मतलब हमको जो पूरा हमारा राजस्व है उसमें लगभग 56 और 57% आया ये पैसा, जो मैं 2 रूप से बता रहा हूँ, जो के करों के रूप में और अनुदान के रूप में, दोनों चीजें। 56% आया 17-18 में और 18-19 में। 17-18 में 57% आया पैसा जी, और 18-19 में आया 56% जी। ये दोनों रूप में आया, दोनों को हम देख लें, जो केंद्र से आ रहा है पैसा, जो करों के रूप में आ रहा है और सहायक अनुदान के रूप में आ रहा है जी। उसके बाद जो है, जो ट्रेंड जो थोड़ा जो चेंज हुआ है, अभी मैं पिछले 3 साल का और यदि आप देखेंगे तो पिछले इस यानी 22-23 में तो ये कह रहे हैं कि लगभग केंद्र से 51% शेयर जो पैसा लगता है हमारे कुल बजट का, और राज्य का है 49%। और कुछ पिछले साल का पुनरीक्षित जो अनुमान है उसमें जो है केंद्र से आ रहा है 50% और राज्य का भी है 50%। तो ये तो फैक्ट जो बजट में है, और वो अकाउंटेड जो बजट है पिछले सालों का, हम पिछले साल का तो पुनरीक्षित मान सकते हैं, इस साल का बजट मान सकते हैं, पर लगभग ट्रेंड ये है जी। और इसके पहले यदि 14-15 से पहले का ट्रेंड देखेंगे तो उस समय यह था कि राज्य का शेयर ज्यादा होता था। उस समय लगभग 55% राज्य का शेयर होता था और केंद्र का कम होता था। एब्सोल्यूट फिगर भी है यहाँ पर कि भाई कितने 1000 करोड़ आया, यदि देखेंगे तो बजट के तमाम डॉक्यूमेंट है वो हम देख सकते हैं।
जी। तो ये एक तो यहाँ पे दिख रही है बात, एक बात ये दिख रही है। जी। दूसरी बात आपने ये पूछी थी कि जो यदि जो ऋण हमको लेना पड़ेगा तो सरकार से ऋण का भार आएगा। जरूर सरकार ने ऋण लिया है, और जो पिछले जो 2 सालों में जब सरकार आई थी उसके बाद जो 2 साल थे, तो उस समय जरूर जो है जो राजकोषीय जो संतुलन था वो थोड़ा सा बिगड़ा था। पर इस साल का यदि आप बजट देखेंगे तो उन्होंने उसको जो है फिर से जो है जो राजकोषीय अनुशासन जो थोड़ा खराब हुआ था उसको उन्होंने फिर से सुधारा है अपने बजट में, और उसके तरफ वो बढ़ रहे हैं कि हम राजकोषीय अनुशासन को किस तरह सुधारें कि हम ऋण कम लें, हम अपना घाटे को कम रखें। ये जो पिछले साल का बजट और इस साल के बजट को देखने से ये दिख रहा है। तो मैं तो जरूर शुरू के 2 साल में ये बिगड़ा, पर अभी जो 2 साल के उसको अब सुधारा जा रहा है जी। और इसमें एक और बड़ी बात है कि जो योजनाओं के रूप में, अनुदान के रूप में जो पैसा आता है यदि उसका हम डिवीजन करेंगे तो उसमें हमें पैसा कम मिला है। जो बात कह रहे थे कि जहाँ पे केंद्र का शेयर सभी राज्यों में कम हुआ है इसलिए वो सहायक अनुदान जो कम आया है वो बात वहाँ पे बजट में दिखती है। तो ये 2 प्रमुख बातें मैं रखना चाह रहा था। जी योगेश जी, आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। फिर चिमनानी साहब बहुत देर से बैठे हैं, काफी लगता है उत्तर देना चाह रहे हैं। बिंदुवार वो भी उत्तर देंगे ही, मुझे मालूम है। वर्मा जी भी उसका काउंटर करेंगे ही। बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी आपकी, फिर एक बार चिमनानी साहब के पास चलते हैं। जी देखिए त्रिपाठी जी, इतनी चर्चा से 2-3 चीजें तो स्पष्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सार्थक, उतनी बढ़िया सिंसियरिटी के साथ चर्चा मेरे ख्याल से किसी चैनल पे नहीं होती होगी जितने तथ्यों के साथ यहाँ बात रखी गई। और कई चीज इसमें क्लियर निकल के हैं। जैसे चिमनानी ने जो सवाल रखे उसका एक एग्जैक्ट उत्तर वर्मा साहब नहीं दे पाए, हो सकता है आप देते हैं वो। और दूसरा, करों को लेकर, बजट को लेकर हमारे अर्थशास्त्री जी ने भी पूरी स्थिति क्लियर कर दी। तो एक तरह से देखा जाए तो मामला तो क्लियर है, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री बघेल साहब की बात है, आप ये देखो, मैं जब से देख रहा हूं, जब से बघेल साहब मुख्यमंत्री बने हैं, कोई भी सरकार, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी किसी केंद्र सरकार ने किसी राज्य सरकार को पूरा का पूरा संतुष्ट हो गई हो। ऐसी कोई राज्य सरकार नहीं है जो केंद्र सरकार से संतुष्ट हुई हो कभी भी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री बघेल साहब आंतरिक रूप से संतुष्ट रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब संतुष्ट हैं। हाँ, ये चूंकि ये अपनी अपनी सरकारें संतुष्ट रहती है। यही कांग्रेस की सेंट्रल में गवर्नमेंट होती तो छत्तीसगढ़ की, हाँ, ये बोल नहीं सकते, इसको कह सकते हैं। एक बात और है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पॉलिटिक्स करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में पॉलिटिक्स करते हैं, और इसलिए वो अन्य कांग्रेसी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा गेन कर गए हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे पायदान पर है वो, कांग्रेस की दृष्टि से भी और छत्तीसगढ़ की दृष्टि से भी। और मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए वो बहुत बढ़िया इस समय काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब से बघेल साहब ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है, उन्होंने इतने पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे हैं कि यदि उन पत्रों को पूरी तरह खंगाल लिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा कि इतने ज्यादा पत्र 2.5-3 साल के शासन में लिखे गए एक मुख्यमंत्री के द्वारा। एक मुख्यमंत्री के द्वारा। तो अब हर मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले, ये भी मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। और एक बात और है कि जब 56,000 करोड़ आपको केंद्र से लेने हैं तो भैया ये तो आपके बजट का 56%, आधा परसेंट से भी आधा से ज्यादा, मतलब बजट आपका छत्तीसगढ़ का क्या 96-98 करोड़ का बजट है। और उसके बाद यदि आपको इतना केंद्र से लेना है, फिर सरकार कैसे चल रही है, ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इतने कम पैसों में सरकार चला रही है, और सरकार नित नए रिकॉर्ड बना रही है। मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस समय बहुत बढ़िया काम कर रही है। किसी जैसे उन्होंने जो नई नई जो स्कीम्स जो शुरू की हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे गोबर के मामले हो, तो इतने कम बजट में और इतनी अच्छी स्कीम्स छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है, तो छत्तीसगढ़ की भी पेट थपथपानी पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के बात है कि सारा का सारा मामला, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि भी वरिष्ठ पत्रकार साहब कह रहे थे कि हम सबकी समीक्षा की बस की बात नहीं है, तो मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन जो मुझे समझ में आया मैंने आपके सामने रखने की बात। चलिए, अमित जी और वर्मा जी ही करेंगे निश्चित तौर पर। अमित जी, हमने आप जाने के पहले 2 सवाल जो वर्मा जी ने, हमारे शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जी ने उठाए थे, एक तो सांसद वाला आपको याद होगा, और दूसरा कि अगर सारे पत्रों का उत्तर नहीं देकर, अगर विभाग के अनुसार जिस विभाग से संबंधित पत्र भेजा है कि आप हमारे फंड, इतना का फंड है, अनुदान राशि है,
कर का है, जो भी है, उसका अगर लिखित उत्तर आ जाता तो स्पष्ट हो जाता। इसी में एक प्रश्न और जुड़ गया है। ब्राह्मण साहब ने जो आपने ही जो आंकड़े दिए हैं और ब्राह्मण साहब ने जो आंकड़े दिए हैं, ब्राह्मण साहब तो गलत आंकड़े देंगे नहीं। आपने इसमें जो दिया है अपने उसमें कि 19-20 में 34,000 करोड़ यानी 53% आपका, ब्राह्मण साहब ने दे दिया है कि 17-18 में 57, 18-19 में 56, माने घट रहा है ना, 3% घट रहा हो, 4% घट रहा हो। कुल राज्य का जो बजट है उसमें 3%, 4% अपने आप में काफी होता है। शिवनानी साहब। त्रिपाठी जी, बजट का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है ये परसेंटेज में फर्क आता है। और राज्य अगर थोड़ी बहुत अपनी कोई इनकम की सोर्सेस बढ़ाता है जिसको हम राज्य की इनकम में काउंट करें तो भी इस परसेंटेज में फर्क आता है। मैं सबसे पहले उत्तर देना चाहता हूं आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी की बात का। उन्होंने एक कंफ्यूजन जताया कि हम किसकी बात माने, मुख्यमंत्री जी की बात माने, सांसद की माने, हम प्रवक्ताओं की माने। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता दे, तथ्य बता दे, तो उसकी बात मानी जा सकती है। आज ब्रह्मे जी ने जो बात कही वो छत्तीसगढ़ के बजट के आंकड़ों को लेकर के कही, तो उनकी बात बिल्कुल सही है, वो बजट में अंकित चीजें हैं। और जब मैं कोई बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि क्षतिपूर्ति का कल का क्लेम है कांग्रेस पार्टी का 14,000 करोड़ रुपए, और मैं विधानसभा के आंकड़े लेकर के आया हूं जो मैं सुरेंद्र जी को भी दे रहा हूं, तो फिर तो मेरी बात को न मानने का मुझे नहीं लगता है कोई कारण है। क्यों आप मेरी बात नहीं मानेंगे? वर्मा साहब आप ही के पास आऊंगा, उनकी बात आ जाए। वैसा नहीं लिखा है, मैं अगर कोई फिगर गलत मैं कोई अगर गलत फिगर पढ़ रहा हूं तो सुरेंद्र जी उसको काउंटर करेंगे, क्योंकि एक पेपर तो मैंने उनको दिया है। तो बाबूलाल जी से निवेदन है कि मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, बात मान लेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। दूसरी चीज नहीं, उन्होंने ये भी कहा, शिवनानी साहब, उन्होंने शर्मा जी ने ये भी कहा, शिवनानी साहब, हम सामान्य तौर पे हम बीच में टीका टिप्पणी नहीं करते, न रोकना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रतिप्रश्न बनता है यहाँ पे, शर्मा जी ने यह भी कहा कि विभागवार अगर लिखित में उत्तर आ जाता मंत्रियों का तो शायद स्पष्ट हो जाता। आपको भी स्पष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जीएसटी का विभागवार ही विवरण है जो मैंने विधानसभा का दिया है आंकड़ा। क्या है, सारी चीजें हम टीवी पर बोल दें तो समय ज्यादा चला जाता है, लेकिन मैं जो भी बात कह रहा हूं उसके लिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि मैं उसका सोर्स बता रहा हूं। विधानसभा का जीएसटी क्षतिपूर्ति का बता दिया। दूसरे जो आंकड़े हमने रखे हैं वो आदरणीय त्रिपाठी जी महालेखाकार की रिपोर्ट में अंकित हैं। जितने भी आंकड़े हमने रखे, मैं ब्रह्मे जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो उन्होंने ग्रांट और पैसे की बात कही, मैं भी एक छोटा सा कंपैरिजन रखना चाहता हूं। जो ब्रह्मे जी ने खुद कहा कि 2014 से पहले राज्य को बहुत कम पैसा मिलता था, उसकी पुष्टि मैं कर रहा हूं। ये आंकड़े महालेखाकार की रिपोर्ट में अंकित है, इसलिए आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। 2009 से 14 तक 5 सालों में छत्तीसगढ़ को ग्रांट और करों में हिस्सेदारी, ये दो ही चीजें आती हैं, उसको मिला करके मात्र 53,000 करोड़ रुपए मिले हैं 5 सालों में। और छत्तीसगढ़ को अभी 3 सालों में, जब से कांग्रेस का यहां शासन है, करों और ग्रांट के रूप में 1,16,000 करोड़ रुपए मिले हैं। 3 साल में 1,16,000 करोड़ मोदी सरकार ने दिया है कांग्रेस के शासित छत्तीसगढ़ को, और हमारी जब बीजेपी की सरकार थी प्रदेश में तब हमको यूपीए ने दिया था मात्र 53,000 करोड़ रुपए, वो भी 5 साल में। 3 साल का निकालूंगा तो 30,000 करोड़ होगा। तो इस फिगर में एक बहुत बड़ा गैप है। जो मोदी सरकार के ऊपर भेदभाव का आरोप लगता है, ये आंकड़े बहुत ही स्पष्ट हैं, जो महालेखाकार की रिपोर्ट में भी अंकित हैं, जो बजट प्रस्तुत करती है छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा में उसमें भी अंकित है कि केंद्र सरकार भरपूर पैसा दे रही है। इस पैसे के अलावा इस बार के बजट में माननीय त्रिपाठी जी 2,92,000 करोड़ रुपए राज्यों के लिए केवल पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए, क्योंकि कई राज्य ऐसे होते हैं जो पूंजीगत व्यय करना ही नहीं चाहते, उनकी खुद की वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है या कोई अन्य कारण होता है, तो केंद्र ने कहा हम आपको अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं, आप उसे विकास करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करिए। ये जो 2,92,000 करोड़ रुपए है, उसमें से 8,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिल रहा है माननीय त्रिपाठी जी। तो एक हिसाब से अगर सही आकलन करेंगे तो छत्तीसगढ़ केंद्र आश्रित प्रदेश हो गया, मतलब 50%, 55% का जो हिस्सा है विकास का, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी बोल रहे थे इतना काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो केंद्र का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तभी ही छत्तीसगढ़ में जो थोड़ा मोड़ा काम हुआ है, वादे बहुत अभी पूरे करना बाकी हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाऊंगा। और इसके अलावा
जी। जब मैंने माननीय सुरेंद्र जी से पूछा था एक विषय एक्साइज ड्यूटी का, मैं फिर पूछ रहा हूं, 2 प्रश्न फिर पूछ रहा हूं आपकी अनुमति से। कल का 14,000 करोड़ का आंकड़ा था क्षतिपूर्ति का, मैंने उसको प्रूफ कर दिया कि वो 0 है, तो उसके लिए कौन माफी मांगेगा भ्रमित करने के लिए? नंबर पहला प्रश्न ये। दूसरा, 13,000 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी का जो लंबित बता रहे हैं, मेरे बाद माननीय ब्रह्मे जी और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी बोलेंगे, एक्साइज ड्यूटी का पैसा किसी का रोका ही नहीं जा सकता। उसका जो रिकमेंडेशन वित्त आयोग का होता है 42% राज्यों को देना ही देना है। तो ये 13,000 करोड़ रुपए के क्लेम के बारे में भी सुरेंद्र जी कुछ यहां प्रकाश डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तीसरा एक निवेदन, जब उन्होंने इस बात को खुद स्वीकार कर लिया कि ये पूरी नीति पूरे देश के लिए है, भाजपा शासित राज्यों के लिए भी है, कांग्रेस शासित राज्यों के लिए है, तो फिर भेदभाव का आरोप लगा किस बेस पे रहे हो? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आपने वो सवाल का उत्तर नहीं दिया। एक और बहुत संक्षेप में चाहेंगे कि सांसद तो छत्तीसगढ़ के हैं ना, भाजपा के हो या कांग्रेस के, उनको भी आवाज उठानी चाहिए अगर छत्तीसगढ़ के हित की बात है तो। त्रिपाठी जी, ये सवाल जो उपजा है ना, वो इस परसेप्शन से उपजा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पैसा लंबित है। सर, पैसा लंबित हो और भेदभाव हो छत्तीसगढ़ के साथ तो ही ना सांसद आवाज उठाएं। मैं तो आपको सारा आंकड़ा बता रहा हूं कि सांसदों की सक्रियता की वजह से ही तो 8-8 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल रहा है। और रेलवे लाइन कितनी मिली है उसका जिक्र मैंने किया नहीं, समय की कमी है। छत्तीसगढ़ को इस बार के बजट में कई नई रेल लाइन की सौगात मिली है। तो सर, सांसद काम कर रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ को पैसा भी ज्यादा मिल रहा है, छत्तीसगढ़ को पूंजीगत व्यय के लिए भी पैसा अतिरिक्त मिल रहा है, छत्तीसगढ़ को रेलवे के लिए भी पैसा अतिरिक्त मिल रहा है। ये सांसदों की ही तो सक्रियता है। चलिए वर्मा, गलत होगा तो जरूर आवाज उठाएंगे। वर्मा जी उत्तर देंगे, लेकिन चिमनानी साहब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हूँ। आपने जो सोनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और जो आंकड़े आप भी बैठे थे साथ में उनके प्रस्तुत किया है, आपने कहा 3 साल में 1,16,000 करोड़, जो हमारे पास है वो 3.5 साल में 63,000 करोड़ से अधिक की राशि मिली है, ये कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें क्या अंतर है? वो करों की हिस्सेदारी है, वो केवल करों की हिस्सेदारी है। आप मतलब जो अनुदान राशि है उसको भी मिला दिया, 1000 करोड़ रुपए ग्रांट का पैसा, अनुदान राशि है उसको भी मिला दिया। अनुदान राशि 53,761 करोड़ रुपए, अनुदान जो है 53,761 करोड़ रुपए है अतिरिक्त। जी, मतलब उसको मिलाकर के 1,16,000 करोड़। जी वर्मा साहब। त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ का अपमान करना, छत्तीसगढ़िया का को अपमानित करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। ये पहली बार नहीं है। जिस प्रकार से ये केंद्र आश्रित प्रदेश कह रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि तमाम संसाधनों से संपन्न और इनके कुशासन में हुआ जो छत्तीसगढ़ का की अर्थव्यवस्था का वार की गई, छत्तीसगढ़ को गर्त में ढकेला गया, गरीबी रेखा, कुपोषण, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया, वो इनके कुशासन में हुआ। आज भी जो 1,16,000 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से 3.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि कर संग्रहण के माध्यम से कोल और अन्य मिनरल की छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है त्रिपाठी जी। हम सीमेंट और स्टील में अग्रणी राज्यों में हैं। हमारे यहाँ कोल माइनिंग जो है, कोल इंडिया की खदानें और तमाम सैकड़ों जो माइंस का एरिया है वो छत्तीसगढ़ में है। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से केंद्र आश्रित प्रदेश का के अपमानित न करे। छत्तीसगढ़ जो है संसाधनों से भरपूर है और केंद्रीय राजस्व संग्रहण में बहुत बड़ा हिस्सा है छत्तीसगढ़ का। ये जब देने की बारी आती है तो इस प्रकार से एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो योगीराज जी ने कहा, जो बातें रह गई थी, निश्चित रूप से ये तमाम सवालों का मैं जवाब देने तैयार हूं। जो अर्थव्यवस्था की बात है, ये पूंजीगत व्यय केंद्र की तुलना में, केंद्र में जीडीपी का 2%, 2.5% भी नहीं है, और हमारे यहाँ तो जो कुल व्यय का 14%, 14.5% से अधिक है पूंजीगत व्यय। तो किसी भी मामले में हम केंद्र से पीछे नहीं है। जिस प्रकार से इनके मंत्रियों के द्वारा, प्रहलाद पटेल का बयान आपको याद होगा कि यहाँ किसानों को धान का 2500 रुपए देने से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, तो इनके सुन लीजिए, गलत बात, मैं गलत बयानी हो रही है। शिवनानी का चरित्र है। शिवनानी साहब 41,600 शिवनानी साहब उत्तर आ रहा है आपको करोड़ का दिशा स्थिति में 6,642 के रूप में दी गई है, वो 8,642 करोड़। ये दोनों को जोड़ दें तो जो हमारे द्वारा जो कुल कर्ज लिया गया वो केवल 33,888 करोड़ है। और उसके अगेंस्ट जो केंद्र के ऊपर हमारी लेनदारी जो है वो 55,121 करोड़ है। तो वो पैसा यदि छत्तीसगढ़ का हक का मिल जाता, वो आपको भी याद होगा दीपक बैज ने लोकसभा में भी उठाया था, वो पैसा जो है वो
राजस्व अधिक, हम तो इस बजट में भी 7,701 करोड़ का राजस्व अधिक था, 17,340 करोड़ हमारे ऋण भार के बाद में ये राशि बचती। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ के हित से कोई सरोकार नहीं है। सही बात कहा। देखिए बाबूलाल शर्मा जी ने, निश्चित रूप से उनका ऑब्जर्वेशन है, एक बार भी आज तक जब छत्तीसगढ़ के हित की बात आती है, चाहे वो बारदाना सप्लाई बाधित की गई हो, खाद की आपूर्ति बाधित की गई हो, समर्थन मूल्य में और उर्सना अरबा का अलंगा लगाया गया हो, आज तक कभी भी, हमने तो सर्वदलीय बैठक भी बुलाया था जब 2500 रुपए एक मुश्त देने से रोका गया, जब मोदी सरकार के द्वारा पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री ये विषयांतर हो गया वर्मा जी, देने से वो सेंट्रल पूल में लेने से मना करते हैं। ये विषयांतर हो रहा है। ये कह रहा हूँ, ये उदाहरण है। और अनुदान राशि की बात हो रही है। जब छत्तीसगढ़ के अधिकारों की बात आती है, वित्तीय अधिकार केंद्र के द्वारा बाधित किए जाते हैं, तब तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जहां किसके लिए चुना गया है, उनको केंद्रीय सदन में बात रखने के लिए, छत्तीसगढ़ के अधिकारों की बात करने के लिए चुना गया। आज तक कभी भी वो अपना दायित्व नहीं निभाया। तो यही तो अंतर है। अभी जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कोई भी केंद्रीय मंत्री अपने विभागों से संबंधित बात नहीं कर रहा है जी। तो ये भाजपा का चरित्र है। जिस प्रकार से एक ये पत्र मैं दिखाना चाहूंगा, ये पत्र जो है 11 नवंबर का है, और इसके बाद में जब बजट के पहले माननीय वित्त मंत्री सीतारमण ने सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक ली, उस समय भी लिखित में दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें भी इन चीजों का 4140 करोड़ जो कोल का बकाया है वो 6 साल से बकाया है, 1-2 साल का पैसा नहीं है त्रिपाठी जी। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आज इस पर बात नहीं करेगा। जो जीएसटी का बकाया है वो केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, सार्वजनिक रूप से चर्चा उस पर लखनऊ में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उस पर सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, वहाँ अधिनायकवाद है। ये इनका जवाब तो एक भी नहीं आया ना जवाब कौन सा चाहिए आपको बताइए ना। 1389 करोड़ है वो जो सेंट्रल एक्साइज का जो 3 साल का है, पूर्ति 0 लिखी हुई है ना विधानसभा के आंकड़े में। ये देखिए ना भाई, ये प्राप्त होनी थी, ये प्राप्त हुई, ये प्राप्त होनी थी, ये प्राप्त हुई, 0 बैलेंस है क्षतिपूर्ति का। ये देखिए ना आप, ये आपके वित्त विभाग ने दिया है भाई। तो ये मैं तो पत्र दे रहा हूँ जो ऑफिशियल लेटर है, ये ऑफिशियल लेटर है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी कॉपी भी आपको दे देता हूँ, जो 11 तारीख को मंत्री को दिया गया, जो लखनऊ काउंसिल में बात छत्तीसगढ़ के द्वारा रखी गई। ये जब छत्तीसगढ़ के आर्थिक हित की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल, क्योंकि अधिनायकवाद आज तक मोदी सरकार से सवाल पूछने का साहस किसी भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता में हो तो बताएं। ये तो लिखित ऑफिशियल पत्र है। ये निर्मला सीतारमण जी को भी दिया गया था, जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग जो लखनऊ में हुई थी। तो विधानसभा में गलत आंकड़े दिए क्या? ना गलत भाई, वो किस संदर्भ में हुआ? गलत बात, गलत संदर्भ को किस संदर्भ में दिया गया? कागज है मैं आपको दे रहा हूँ ना कागज, ये ऑफिशियल लेटर है, ये पत्रक्रम 6963 जी सर। ये इस पर बात नहीं करेंगे आज तक। मैं देखे थे वर्मा जी एक बात कहूँ, उन्होंने लोकसभा में उठाया हमारे 3 वर्मा जी एक बात कहूँ मैं आपसे, शर्मा जी से भी मैं कहूंगा। त्रिपाठी जी, मैंने चिमरानी साहब को सैल्यूट किया था लाइन में, ऑनलाइन। वो इसलिए किया था कि जब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महंगाई नहीं बढ़ी है, घटी है, हम एक डिबेट में बैठे थे तो मैंने उनको सैल्यूट किया था। तो उनके आंकड़ों पे आप मत उलझिए। ये ना त्रिपाठी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के और संघियों का ये चरित्र है। आप आम को नीम साबित करने कहें तो ये वो भी कर देंगे, क्योंकि इनके ट्रेनिंग का नतीजा है। नहीं, अब वो मुद्दा अलग है। झूठ बोलने में एक नेता अर्थशास्त्र का मामला है। जनता पार्टी के सारे नेता। शर्मा जी आपसे अर्थशास्त्र का मामला, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ ना अर्थशास्त्र में देखिए जी, त्रिपाठी जी अर्थशास्त्र में किस प्रकार से राज्यों के आर्थिक हित पर चोट पहुंचाया जा रहा है। ब्रह्मे जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा, ये सच है कि जो केंद्र के द्वारा अनुदान है विभिन्न योजनाओं में वो घटाया जा रहा है। आप अरे तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का थोड़ी है। तो आप मैंने तो पहले भी कहा, भेदभाव कहाँ हुआ? मैंने तो पहले भी कहा, वो भेदभाव आम जनता के साथ कर रहे हैं आप। चलिए, आप तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ वर्मा जी समय कम है। देखिए मैंने बताया ना 6 साल से कोल के पेनल्टी का राशि 6 साल से रोका गया। आप बता दिए कौन से शर्मा जी की एक टिप्पणी और ले लें, शर्मा जी की एक टिप्पणी और ले लें, शर्मा जी की टिप्पणी। शर्मा जी, मैंने आपने सुना होगा, शायद आप भी उस डिबेट में थे,
महंगाई का मुद्दा था, चिमनानी साहब ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया था अपने आंकड़ों के साथ कि महंगाई बढ़ी नहीं है। आप भी जानते हैं धरातल में मैंने उनसे ये भी सवाल किया था कि आदरणीय भाभी जी से चिमनानी साहब हमारी बात करा दीजिएगा, मैं पूछ लूंगा महंगाई बढ़ी है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं कराई। तो अब आप समझ सकते हैं कि चिमनानी साहब का आंकड़े की बाजीगिरी कितनी अच्छे से आती है। सिलेंडर महंगा हुआ करता था, यही तो अंतर है। आज 1000 रुपए कम है। त्रिपाठी जी, ये इनकी परिभाषा है। शर्मा जी का उत्तर आ रहा। त्रिपाठी जी, महंगाई का जो आभास है ना जी, वो चिमनानी जी को नहीं हो पाएगा। नहीं, हमने इसीलिए अनुरोध किया था उससे। हाँ, वो माननीय भाभी जी से मेरी बात करा दीजिएगा, पर लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी को महसूस होता है कि महंगाई क्या चीज है जी। ये अच्छे संपन्न व्यक्ति को जरा कम होता है, मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, ये मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है इस डिबेट में कि अब ये राज्यों के विकास का प्रश्न भी राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। आश्चर्यजनक है। अरे आप भी इसी राज्य के, हम भी इसी राज्य के, जो भी झूठ बोल रहा है वो स्वीकार कर ले कि हम झूठ बोल रहे हैं। क्यों अपने राज्य की ऐसी तैसी किए पड़े हैं हम लोग। ये दुख मुझे है। एक जो बात अमित भाई ने कही कि ये मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ ये विभाग के ही आंकड़े हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो विभाग आपको आंकड़े दे सकता है और भूपेश बघेल के पत्र के जवाब में आंकड़े नहीं भेज सकता था क्या? तो क्लियर हो जाता। मैं फिर वहीं आ रहा हूँ कि अगर भूपेश बघेल के पत्रों का जवाब, मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब को तवज्जो दे दी जाती और लिख के दे दिया जाता कि ये आंकड़े हैं, हमने आपको ये पैसा भेजा है, और उसको सार्वजनिक कर देते या इनके सामने आज रख देते कि ये देखो आंकड़े हमारे वहां से आए हुए जवाब में, तो ये क्यों नहीं मानते हैं? तो वो स्पष्ट रहता। देखिए, जीएसटी के समय में सारी चीजों को, सारे टैक्स को एक जगह करने की बात आई थी। शराब और पेट्रोल भले ही डीजल अलग हो गए थे, लेकिन सेल टैक्स का आय, जो बड़ी आय होती थी यहाँ पर, वो आय खत्म हो गई थी राज्य की। तो उसके बदले में ठीक है वो 5 साल के लिए क्षतिपूर्ति देंगे कहा था, लेकिन जो उसके जो अंशदान जो है हमारा जो अंश है वो मिलने वाली बात जो है समय पर मिल जाए। तो ये इतना रोना क्यों रोएगी सरकार? मेरा सोच ऐसा है कि सरकार इतना रोना क्यों रोएगी? क्या ये राजनीति ऐसे ही करनी पड़ेगी क्या कि हमारे को नहीं मिल रहा है, हम तो दे रहे हैं, वो कहेंगे हम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमको नहीं मिल रहा है। राजनीति इसी की भेंट चढ़ जाएगी क्या? विकास कार्य सब इसी की भेंट चढ़ जाएंगे क्या? ये गंभीरता से सब लोग विचार करें। जो झूठ बोल रहा है वो हाथ ऊपर करके कहे कि हाँ भाई हमसे आंकड़े जो बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। या कांग्रेस अगर गलत बोल रही भैया हमको पैसा मिल रहा है, हम तो ये तो राजनीति खेल रहे हैं। ये क्या राज्य का विकास अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह के आंकड़े, इस तरह की बातें या इस तरह का रोना, जो भी सही है, जो भी बात सही है वो दे रहे हैं, तो वो अगर सही है तो ये माफी मांगे, और ये अगर सही बोल रहे हैं तो वो माफी मांगे कि भाई राज्य के हित में ये बात है, हम माफी चाहते हैं, हमने गलत बयान दिया है। मैं तो ऐसा चाहता हूँ भाई। लेकिन अब देखिए क्या होना है क्या नहीं होना है। राजनीति के विषय पर कई बार राजनीति के विषय पर हम लोग इस तरह चर्चा करते हैं, तो कई ऐसे विषय हैं जो नहीं होनी चाहिए राजनीति, उसमें राजनीति होती है। मैं इसको भी एक वैसा ही विषय मान रहा हूँ कि स्पष्ट रूप से जवाब आ जाता विभागों से। जो आज प्रवक्ता के पास जवाब है आंकड़ों का, यही जवाब विभागों का उनके पास आ जाता तो बेहतर होता। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, माफी शब्द भारी है तो खेद व्यक्त कर देना चाहिए। चिमनानी साहब फिर हाथ उठा रहे हैं। चिमनानी साहब आपके पास आऊंगा नहीं तो आप फिर कुछ नई बातें सिद्ध कर देंगे। आपसे 35-36 साल हो गए हमें, लेकिन आर्थिक मामलों में आपसे सवाल करने में मुझे भी झिझक लगती है कि कहीं ऐसा ना मुझे ही फंसा दें आप। ब्रह्मे साहब, समय भी समाप्त हो गया है और योगीराज जी आपकी टिप्पणी लेनी थी, लेकिन समय का एक सीमा है, इस कारण नहीं आपसे सवाल कर पा रहा हूं। ब्रह्मे साहब, आपने सारी चीजें बता ही दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वराज एक्सप्रेस को अपना अमूल्य समय दिया। वर्मा जी आपने भी समय दिया। चिमनानी साहब आपने, योगीराज जी और विशेषकर बाबूलाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। तो केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को हर साल मिलने वाली राशि को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इसी बीच सूबे के 10 आकांक्षी जिलों यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी चल रहा है। वे इन जिलों में केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। मोदी के मंत्रियों के इस दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है कि आकांक्षी जिलों के नाम पर केंद्र ने एक ढेला नहीं दिया, तो फिर किस बात की समीक्षा करने केंद्रीय मंत्री यहाँ आ रहे हैं। खैर, इन सब के बीच अब देखना यह होगा कि केंद्रीय मंत्रियों की समीक्षा के बाद क्या वाकई केंद्र में लंबित छत्तीसगढ़ की राशि भूपेश सरकार को समय पर मिलेगी या बीजेपी नेताओं का राज्य में केंद्र की राशियों का बंदरबाट का आरोप सही साबित होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।